हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है वो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, ओल्ड कोर्स वालों के लिए है। और उनके कोर्स में जो पेपर 7 है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक समझौतावादी विचारक जीन जैक रूसो, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी और उस चर्चा में कुछ शेष रह गया था। उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। हमने अपने लास्ट क्लास में जीन जैक रूसो का जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हमने जाना, उनकी शैलियों के बारे में जाना और समझौतावादी सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने मानव स्वभाव या जो प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की है, उन सब की चर्चा हमने अपने पिछले क्लास में की थी। तो जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जे रूसो का पार्ट 1 देख लें ताकि उनको आगे की बातें समझने में सुविधा हो, परेशानी ना हो। आज हम लोग रूसो के जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार था या सिद्धांत उन्होंने दिया, तो उस संविदा सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी उसकी चर्चा करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा फिर से इस बात की चर्चा करना चाहती हूँ कि रूसो ने व्यक्ति के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में या प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या कहा है। तो रूसो की जो मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है वो हॉब्स और लॉक के विचारों से बिल्कुल भिन्न है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसकी प्राकृतिक अवस्था संबंधी धारणा भी इन दोनों विचारकों के से भिन्न होगी और थी भी। और रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक तथा निस्वार्थ संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा यानी सर्वोत्तम वातावरण में रहता था। प्राकृतिक अवस्था में ममत्व की, तेरे मेरे की कोई भावना नहीं थी और उसका जीवन सभ्य व नेचर के समान था। वह सुखी और खुश था। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मानव को सभ्य व नेचर या श्रेष्ठ वर्बर माना है, जिसका जीवन अत्यंत सुखी, शांतिपूर्ण और संतोषजनक था। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में समानता, स्वतंत्रता, नैतिकता का बोलबाला था, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अभाव था जो सभ्यता निर्माण हेतु उत्तरदायी है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था की ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई और इसकी वजह से चूँकि लोगों का भूमि पर आधिपत्य होने लगा, लोग संपत्ति को अर्जित करने लगे और यह सोचने लगे कि अगर हम इस संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे तो इससे हमारे बच्चों को नए भूभाग की खोज करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था वो आया लोगों में, और इसके आने से जो है शक्तिवान जो व्यक्ति थे और शक्तिवान होते गए और निर्धन और शक्तिवान धनी में अंतर्भेद जो है वो उत्पन्न हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। लूट खसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ
और इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की और उन्होंने अनुबंध किया। सभी व्यक्ति जो समझौता हुआ, सभी व्यक्ति जो थे, जो असहनीय स्थिति थी समाज की जो हो गई थी संपत्ति की वजह से, उससे छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उसके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, वरन समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत ही रहते हुए कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था थी उनको, उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए जो है अनुबंध का सहारा लिया गया और समझौता किया गया। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब हम आज के क्लास में देखेंगे कि जो अनुबंध हुआ उस अनुबंध की क्या विशेषता थी और जो राज्य का जो स्वरूप था वो क्या हुआ, उसकी क्या विशेषता थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही, सामान्य इच्छा। तो ये सामान्य इच्छा क्या थी, इस सामान्य इच्छा की क्या विशेषता थी, इस सामान्य इच्छा की क्या ज़रूरत थी। तो इन सब की व्याख्या किस प्रकार रूसो ने की है, इन सब की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो जो विशेषता जो उन्होंने बताई है सामाजिक समझौते सिद्धांत, सामाजिक समझौते कि रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा का उद्देश्य प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण को समाप्त कर और प्राचीन प्राकृतिक अवस्था जो स्वर्णिम अवस्था थी उसको स्थापित करना था। स्पष्ट है कि रूसो सामाजिक समझौते के माध्यम से मानवीय जीवन में समानता, स्वतंत्रता और खुशहाली लाना चाहते थे और उस खुशहाली को पुनः स्थापित करना चाहते थे जो प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक चरणों में थी। क्योंकि बाद में लास्ट में तो आ गया तो उसके कारण प्राकृतिक अवस्था खराब हो गई, लोभी का विकास हो गया, संपत्ति की इच्छा जाग उठी, लालच की भावना आ गई। लेकिन उसके पहले जब वो नैतिक आधार पर जीवन जिया करते थे जिसमें दया, प्रेम, सहानुभूति थी लोगों के प्रति, एक पशु के समान वो रहते थे। जैसे पशु जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, उनका कोई अपना फिक्स कोई घर नहीं होता। तो उस अवस्था जिसको उसने स्वर्णिम अवस्था बताई थी, जो पूरी तरह से पूर्ण थी, परफेक्ट थी, तो उस अवस्था में जाने के लिए को फिर से स्थापित करने के लिए समझौता जो है वो किया गया। दूसरी जो बात उन्होंने कही है, दूसरी संविदा की विशेषता है कि संविदा केवल एक बार होने वाली विशिष्ट घटना नहीं है। इस घटना का क्रम निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक समाज की सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता रहता है और इस प्रकार यह संविदा द्वारा स्थापित होने वाले राज्य को निरंतर अपनी सहमति प्रदान करते रहता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि रूसो के संविदा से उत्पन्न होने वाला जो समाज या राज्य जो है वो प्रभु सत्ता संपन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति इस समाज का अंग होता है, समाज या राज्य का अंग होता है जो इसमें रहता है, जो भी उस समाज के अंतर्गत रहता है। चौथी विशेषता उन्होंने बताई कि संविदा में प्रत्येक व्यक्ति अपने तमाम प्राकृतिक अधिकारों एवं शक्ति को
को सौंपकर लाभ उठाता है कि कोई हानि नहीं होती। अपनी सारी शक्तियां सौंपने के बाद समाज को, समाज जो है उसकी भलाई और कल्याण के लिए काम करता है, तो इस तरह से उसकी शक्तियां जो है वो क्षीण नहीं होती, बल्कि उसका कोई गलत लाभ नहीं उठाता। अगली जो विशेषता उन्होंने समझौते की बताई है, उन्होंने कहा है सामाजिक समझौता सिद्धांत से जिस राज्य या समाज की स्थापना होती है वह खुद भी संविदा का एक दल होता है। जब एक बार बहुमत से समाज की स्थापना या राज्य की स्थापना हो जाती है, तब कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उससे अलग नहीं हो सकता है। इसमें जो राज्य है वो भी उस संविदा का हिस्सा है। बाकी के हॉब्स और लॉक में हमने क्या देखा, हॉब्स का जो था वो हिस्सा नहीं था, लॉक का उसका जो था उसका भी अलग विचार था उसको लेकर कि जो राज्य जो था उस पर पूरी तरह से जनता का कंट्रोल होगा, जो शासक होगा, और अगर शासक जो है अन्यायी हो गया, अत्याचारी होगा, तो उसको जनता हटा सकती थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो राज्य जो बनता है या समाज जो समझौते के बाद जो स्वरूप आता है वह चूँकि उसका हिस्सा होता है और व्यक्ति को किसी भी हालत में उसको, उस संविदा को, उस परिस्थिति उसको तोड़ने का जो है वो अलग नहीं हो सकता। इस संविदा में अगली जो इसकी विशेषता बताई गई कि इस संविदा में सरकार का निर्माण नहीं होता। सरकार का निर्माण करना तो प्रभुसत्ता संपन्न जनता का काम है। जनता अपनी इच्छा से सरकार को स्थापित एवं परिवर्तित कर सकती है। दूसरे शब्दों में सामान्य इच्छा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामान्य इच्छा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी अगली विशेषता जो बतलाई गई है वह यह है कि इस संविदा के द्वारा सभी लोग अपने सभी अधिकारों को बिना किसी शर्त के समाज को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, परंतु ये अधिकार वही होते हैं जिनका संबंध संपूर्ण समाज से होता है। तो इस तरह से व्यक्ति जिस समाज से होता है और व्यक्ति समझौते में वैसे अधिकारों को नहीं सौंपता है जिसका संबंध व्यक्ति से होता है। इस संविदा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली एकता अधिक से अधिक पूर्ण होती है। संविदा से निर्मित समाज सभी का होता है और पूर्ण होता है। इस संविदा के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाला समाज या राज्य पूर्ण होता है, जिसका स्वरूप आंगिक है, और रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अंग होता है और इसलिए उसे राज्य से अलग होने का अधिकार नहीं होता है और ना ही वह राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। यहाँ एक और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रूसो का संविदा द्वारा निर्मित समाज हॉब्स और लॉक के समाज की भांति व्यक्तिवादी नहीं है। रूसो का समाज केवल साधन मात्र है, केवल साधन मात्र है, मात्र न होकर कुछ व्यापक है। इसका समाज एक नैतिक एवं सामूहिक प्राणी है जिसकी अपनी इच्छा, अपना निजी जीवन, अपना निजी अस्तित्व है। रूसो इसे सार्वजनिक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। समाज या राज्य का सार्वजनिक रूप बतलाते हुए रूसो ने कहा है कि व्यवस्थापिका सरकार के समान, कार्यपालिका भुजा के समान और न्यायपालिका मस्तिष्क के समान, कृषि उद्योग के समान और राजस्व रक्त के समान है, क्योंकि उन्होंने आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया था। तो ये उनके जो है राज्य के बारे में जो उन्होंने संविदा से जो उत्पन्न हुआ राज्य है, तो उसकी विशेषता
जो है के बारे में उन्होंने कहा है कि समझौता के आधार पर जो निर्मित सामान्य इच्छा सदैव जो होती है वो न्याय युक्त होती है और जनहित इसका लक्ष्य होता है। व्यक्ति स्वयं अपने हित के संबंध में ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकता। उसका हित तो सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने का है और इस तरह से सामाजिक समझौता मनुष्यों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है। व्यक्ति के आचरण में प्राकृतिक शक्ति का स्थान न्याय ले लेता है और उसमें एक प्रकार की नैतिकता आ जाती है। रूसो के शब्दों में जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीम अधिकार। जो कुछ वह पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व। तो इस तरह रूसो केवल सामाजिक समझौते को ही स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौते को नहीं। समझौते से किसी सरकार की नहीं वरन सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसो के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है जो असीम अविभाज्य विधि का स्रोत और आदर्श होती है। इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा उस लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। अब हम जानेंगे ये कुछ विशेषताएं थी उनके संविदा के बाद उत्पन्न जो समाज जो बनता है उसके स्वरूप की क्या विशेषताएं थी उसको हमने देखा और उसमें उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताया, सामान्य इच्छा का परिणाम होता है, सभी लोगों की इच्छा का परिणाम होता है। तो अब हम जानेंगे कि ये सामान्य इच्छा जो है जिसको रूसो ने बताया है वो क्या है। तो रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है सामान्य इच्छा, जनरल विल का सिद्धांत। रूसो अपनी इस धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है उसे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा, जनरल विल ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है। यथार्थ इच्छा मीन्स एक्चुअल विल क्या है? तो साधारणतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक अर्थ लिया जाता है, परंतु रूसो ने इसका प्रयोग विशेष अर्थों में किया है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत हित होता है या व्यक्तिगत स्वार्थों की पुष्टि करना होता है और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है और डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक और तुच्छ इच्छा। यह संकुचित तथा स्वविरोधी इच्छा है। इसके बाद दूसरी जो इच्छा बताते हैं वो बताते हैं आदर्श इच्छा, रियल विल।
जो उनकी सामान्य इच्छा है उसकी पृष्ठभूमि दो तरह की इच्छाओं से होती है। पहला यथार्थ और दूसरा उसका आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा क्या है? तो जो यथार्थ इच्छा के ठीक विपरीत जो है इच्छा जो मानव, इसके विपरीत आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित होता है और व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक हित की प्रधानता होती है। और डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि यह जीवन में समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रकट होती है। तो ये जो है सामान्य इच्छा के बारे में रूसो ने बताया है। और जहाँ तक सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा मानव इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर है। और डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग अथवा इससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके एकीकरण के रूप में की जा सकती है। और प्रसिद्ध विद्वान टी.एच. ग्रीन ने सामान्य इच्छा की सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखा है कि सामान्य इच्छा आदर्शों की सामान्य चेतना है। टी.एच. ग्रीन ने इसे सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना कहा है, ही सामान्य इच्छा है कहा है। रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार बोशाके ने कहा है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि करना होता है। एक और विचारक हैं जर्मिनो दांते। इन्होंने कहा है कि समुदाय की श्रेष्ठ भावना जो है वही सामान्य इच्छा है। और इस तरह से जो विभिन्न विद्वानों ने इसकी विवेचना की है उसके आधार पर सामान्य इच्छा जो है के दो अंग सामने आते हैं। पहला सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित के पर आधारित इच्छा। और इन दोनों में जो सामान्य इच्छा के इन दोनों अंगों में द्वितीय और प्रथम से अधिक, द्वितीय जो है प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्य हित पर आधारित इच्छा जो है वो सामान्य व्यक्ति की इच्छा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सामान्य इच्छा के बारे में जो उन्होंने बताया है। और इसी में इसको और स्पष्ट करते हुए रूसो ने कहा है सबसे पहले सार्वजनिक इच्छा जो होती है कॉमन विल तथा उसके बाद विशेष इच्छा आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसमें अंतर किया है रूसो ने और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं और एक विशेष इच्छा जो मनुष्य होने के नाते होती है और दूसरी जो होती है सार्वजनिक इच्छा जो वह मनुष्य के नागरिक होने के नाते उसमें पाई जाती है। तो विशेष इच्छा मनुष्य के निजी स्वार्थ से संबंधित होती है जबकि सार्वजनिक इच्छा जो उसकी होती है वो समस्त समाज के हित से संबंधित होती है। राज्य के सभी नागरिकों
के सार्वजनिक इच्छाओं का योग जो होता है, दोनों सार्वजनिक इच्छाओं का जो योग होता है वही सामान्य इच्छा होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा सभी नागरिकों की वह इच्छा है जब वे अपनी व्यक्तिगत हितों की कामना न कर सार्वजनिक कल्याण की कामना करते हैं। यह सभी के कल्याण के लिए होता है, यह सभी के कल्याण की आवाज़ होता है। सामान्य इच्छा की धारणा को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए रूसो ने सबकी इच्छा और सामान्य इच्छा के बीच अंतर को बताया है कि सबकी इच्छा और सामान्य इच्छा के बीच जो होता है वो अंतर होता है। जैसे सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति की इच्छा, इसमें भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि रूसो ने सबकी इच्छा और सामान्य इच्छा के बीच अंतर बताया है और उसके अनुसार सबकी इच्छा व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर होती है। सबकी इच्छा व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर होती है, जिसके कारण वह विशेष इच्छाओं का योग मात्र होती है। परंतु सामान्य इच्छा केवल सामाजिक हित को ध्यान में रख के होती है और इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक हित के साथ संबंध सामान्य इच्छा की ओर अपनी विशेषता है। इसके अतिरिक्त सामान्य इच्छा में जो एकता होती है वह सबकी इच्छा में नहीं पाई जाती। सामान्य इच्छा संपूर्ण रूप से समस्त समाज की इच्छा को व्यक्त करती है। ये बातें उन्होंने बताई है। और रूसो के अनुसार सार्वजनिक हित से संबंधित होने के कारण सामान्य इच्छा जो होती है वो सामान्य होती है। इसको रखने वाले व्यक्तियों की संख्या के चलते नहीं। रूसो के अनुसार राज्य एक नैतिक प्रणाली होती है और इसकी अपनी इच्छा होती है जो व्यक्तियों के विभिन्न इच्छाओं के योग से भिन्न होती है। राज्य की यही इच्छा सामान्य इच्छा कही जाती है और इस सामान्य इच्छा में नागरिकों की सर्वोत्तम वास्तविक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व निहित है। सामान्य इच्छा सदैव सार्वजनिक इच्छाओं का समर्थन करती है। सामान्य इच्छा जो होती है सर्वोच्च और संप्रभु होती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की धारणा को स्पष्ट करते समय बताया है कि सामान्य इच्छा का संबंध सिर्फ जनहित से है, व्यक्तिगत हित से नहीं। सामान्य इच्छा अविभाज्य होती है। रूसो की सामान्य इच्छा जो है वो अदेय है या किसी को दी नहीं जा सकती, इसलिए संसदीय संस्थाओं के माध्यम से इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल, संसद और कार्यपालिका विशेष इच्छा को प्रकट करती है, सामान्य इच्छा को नहीं। रूसो की सामान्य इच्छा कोई गलती नहीं करती, चूँकि सामान्य इच्छा नैतिक होती है और इसका लक्ष्य सदैव सार्वजनिक कल्याण करना होता है, अतः यह न्यायोचित होती है। ऐसी इच्छा में मतभेद का अभाव होता है। जो सामान्य इच्छा है उसमें मतभेद का अभाव होता है। इसके बाद रूसो ने सामान्य इच्छा और सामान्य कानून के द्वारा सामान्य इच्छा सामान्य कानून के द्वारा व्यक्त होती है, किसी अन्य माध्यम से नहीं। रूसो सिर्फ उन मौलिक कानूनों को कानून मानते हैं जिससे कि संविधान का निर्माण होता है। रूसो की सामान्य इच्छा अविनाशी होती है, क्योंकि सामान्य इच्छा विवेकपूर्ण और नैतिक होती है, अतः यह अस्थायी, विशुद्ध और अपरिवर्तनीय होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा का कार्य केवल कानून बनाना है, कानून को करना नहीं। रूसो ने सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित होने वाली राजनीतिक समाज की निरंकुश शक्तियों को प्रभुसत्ता माना है। इस संबंध में रूसो लिखते हैं कि सामाजिक संविदा
राजनीतिक समाज के अपने सब सदस्यों पर निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। जब तक शक्ति सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित होती है, तब इसका नाम प्रभुसत्ता होता है। रूसो प्रभुसत्ता का निवास जनता की सामान्य इच्छा में मानते हैं और संप्रभुता की कई विशेषताएं बतलाते हैं। जैसे प्रभुसत्ता अदेय होती है। इसका कारण यह है कि चूंकि यह सामान्य इच्छा के रूप में जनता में निवास करती है, अतः इसे जनता से पृथक जनता ना पृथक हो सकती है और ना ही इसे किसी को प्रदान कर सकती है। रूसो खुद ही अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो उनकी पुस्तक है, में कहते हैं कि संप्रभुता केवल सामान्य इच्छा का व्यवहारिक रूप है, अतः यह कभी पृथक नहीं की जा सकती। रूसो ने कहा है कि यदि संप्रभुता जनता से पृथक हो जाती है तो जनता अपनी संप्रभुता को खो देती है, और यदि संप्रभुता संपन्न राजनीतिक समाज किसी व्यक्ति को अपना स्वामी बना लेता है तो इसका वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाता है। रूसो की प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है। चूंकि यह संपूर्ण जनता में निवास करती है, इसलिए इसका विभाजन असंभव है। रूसो ने कहा है कि इच्छा या तो सामान्य होती है या नहीं होती है। यदि यह सामान्य होती है तो यह संप्रभुता की अभिव्यक्ति है, और यदि यह सामान्य नहीं होती है तो यह विशिष्ट इच्छा का रूप धारण कर लेती है। रूसो की संप्रभुता असीम होती है। रूसो का कहना है कि प्रभुसत्ता जनता के सामान्य इच्छा का व्यवहारिक रूप है और सामान्य इच्छा कभी गलती नहीं कर सकता। फिर भी इस पर नियंत्रण का औचित्य ही क्या है, इसलिए संप्रभुता के कार्यों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती है। रूसो ने प्रभुसत्ता का स्वरूप अप्रतिनिधि मूलक होती है। चूंकि यह संपूर्ण जनता में सामूहिक रूप से निवास करती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह संपूर्ण रूप से इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। रूसो का कहना है कि प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। यह अनिवार्यतः सामान्य इच्छा में निहित है और सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। अतः जनता के प्रतिनिधि ना तो उसके प्रतिनिधि होते हैं और ना तो हो सकते हैं। वे केवल उसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा में विश्वास किया है, जिसके विषय में गेटेल का विचार है कि रूसो का विश्वास है कि संप्रभु सदैव संपूर्ण जनता में निहित होती है। निरंकुशता का कट्टर विरोधी और स्वतंत्रता का महान पुजारी होने के कारण रूसो लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को स्थापित करता है, जिससे हॉब्स और लॉक के संप्रभुता संबंधी धारणाओं का समन्वय देखने को मिलता है। रूसो की जो सामान्य इच्छा है, उस सामान्य इच्छा की उसने बहुत सारी विशेषताएं बतलाई हैं। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वह क्या है? अखंड है, वह अदेय है, अविच्छेद है, सर्वोच्च एवं निरंकुश है, अस्थायी है, लोक कल्याणकारी है तथा विवेक पर आधारित औचित्य इच्छा ही है। तो ये उसकी सामान्य इच्छा की जो है विशेषताएं हैं कि उसकी सामान्य इच्छा में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। सामान्य इच्छा की जो है आलोचना भी की गई है आलोचकों के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि यह स्पष्ट एवं अव्यवहारिक है। दूसरी आलोचना यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा में जो उसने भेद किया है, उस भेद को विचारकों ने उसे काल्पनिक माना है। रूसो का सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ और आदर्श इच्छा में भेद करता है। जैसा कि हॉब्स ने कहा है, विचारक हैं, कि यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं है। मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की
जो प्रवृत्ति पाई जाती है एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं हो सकती। उसके बाद इसकी आलोचना सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं है कि किस तरह से सामान्य हित को जस्टिफाई किया जा सके, सामान्य हित को बताया जा सके। अगली जो इसकी आलोचना की गई है उसमें कहा गया है कि जो सामान्य हित जिसकी चर्चा रूसो ने की है वह निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषक है, अत्याचारी राज्य का पोषक है। उसके बाद इसमें जो इसकी अगली आलोचना की गई है वो कही गई है कि यह प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं है। का विचार है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था, प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रिय भाग लेना चाहिए और इस शर्त का पालन जो है यूनानी नगर राज्यों में भले ही संभव है लेकिन वर्तमान के जो प्रजातांत्रिक देश हैं उसमें कतई संभव नहीं हो सकता। और रूसो के द्वारा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है या तिरस्कार अंतिम रूप में लोकतंत्र की का ही तिरस्कार हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतिनिध्यात्मक शासन ही लोकतंत्र का एकमात्र व्यवहारिक रूप है। इन आलोचनाओं को देखने के बाद अब हम इनके महत्व की चर्चा करेंगे। आलोचना तो सभी सिद्धांतों में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उस सिद्धांत का महत्व कम हो जाता है। तो जो सामान्य इच्छा का विचार जो है वो राजनीतिक विचारधारा के लिए एक महत्वपूर्ण देन है। सामान्य इच्छा, कॉमन विल, उसके महत्व को हम निम्न आधार पे इसको देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि जो सामान्य इच्छा है वो है, इसका विचार जो है प्रजातंत्र का प्रतिष्ठापक है, मतलब इसको प्रतिष्ठित करता है प्रजातंत्र को, क्योंकि उसका यह विश्वास है कि सत्ता का आधार जन स्वीकृति है, जनता की इच्छा सर्वोपरि है, विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग वांछित है, सरकार सतत रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए आदि। सामान्य इच्छा का विचार राजनीतिक क्षेत्र में हमारे सम्मुख एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत जिसकी प्राप्ति सदैव हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस संबंध में मैकाइवर कहते हैं कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणत कर देता है, शासन को स्वशासन में परिणत कर देता है। दूसरी जो इसकी महत्ता है वो यह है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत भी है, क्योंकि सामान्य इच्छा की धारणा में आशय यह मिलता है कि जिस जीवन में समता, सद्भाव, एकता, सहचर्य, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान की भावना है वही जीवन श्रेष्ठ है, जो कि हमें रूसो के सामान्य इच्छा को देखने से, पढ़ने से समझ आती है। तीसरी जो इसकी महत्ता है कि सामान्य इच्छा की धारणा में भावनावादी तथा रोमांचवादी आंदोलनों पर भी प्रभाव डाला है और इसे फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरक विचार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद ही रूसो के विचारों के बाद ही जो है फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वो हुई थी। जर्मन विद्वान सीलर प्राकृतिक तथा भावना के प्रतिपादक रूसो को नवयुगों का पथ प्रदर्शक मानते हैं और कहता है कि रास्पियर के तत्वावधान में तथा उसके परिणाम स्वरूप फ्रांस तथा अन्य देशों में जो क्रांतियां हुई उसका संदेश रूसो की पुस्तक सामाजिक अनुबंध में वर्णित सामान्य इच्छा का संदर्भ रहा है। उसी के से मोटिवेट होकर जो बहुत सारी जो क्रांतियां हुई, चाहे वो फ्रांस में हुई हों या अलग अलग देशों में हुई हों, स्वतंत्रता समानता की मांग के लिए हुई हों, इसी से वो प्रभावित थीं। अगली जो इसकी महत्ता है यह है कि इस सिद्धांत में व्यक्ति तथा सामाजिक हित
दोनों को प्रधानता दी जाती है। अगली इसकी विशेषता, यह सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करने की तो एक सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है। विशेषता है वह यह है कि यह सिद्धांत कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है और राज्य सामान्य इच्छा के क्रियात्मक रूप देने का साधन है। और इस प्रकार सामान्य इच्छा के विचार के महत्व में W.T. जोन्स ने लिखा है कि सामान्य इच्छा की कल्पना रूसो के राजनीतिक सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार ही नहीं, यह सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र के लिए उनकी एक अत्यंत रुचिकर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। और ओर्शवान एक विचारक है, उन्होंने भी लिखा है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए उसका सबसे मौलिक ही नहीं वरन सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये था रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जिसमें उसने बताया है कि सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा क्या है और किस तरह जो है वो सामान्य इच्छा जो है इससे पूरे समाज का कल्याण इससे हो सकता है। और इसके बाद बहुत विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना की गई और उसके बाद हमने इसकी महत्ता देखी। और सामान्य इच्छा की जो विशेषता थी कि वह क्या है, अखंड है, अदेय है, अविच्छेद है, सर्वोच्च है, सर्वोचित एवं निरंकुश है तथा स्थायी तथा लोक कल्याणकारी है तथा विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण है। तो ये इसकी जो है विशेषता थी। और रूसो ने कहा है कि जो सामान्य इच्छा जो है वो सर्वोच्च जो है वो संप्रभु होती है और सामान्य इच्छा जो है वो अविभाज्य नहीं होती है, अदेय है वो, और सामान्य इच्छा कभी कोई गलती नहीं करती। इसलिए इसमें इसका लक्ष्य जो होता है सार्वजनिक कल्याण का होता है, सार्वजनिक हित का होता है, न्यायोचित होती है और इसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्तियों के सामान्य इच्छा का प्रतिफल होता है। और इस तरह से रूसो ने बताया है कि सामान्य इच्छा के आधार पर किस तरह सामाजिक समझौते के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, संविदा किया गया, वह कितना महत्वपूर्ण था। और जो हॉब्स लॉक के विचारों को हमने देखा, उससे डिफरेंट ये विचार इन्होंने दिया सामाजिक समझौते के सिद्धांत में। और इनकी जो महत्वपूर्ण जो बात इसमें थी वो ये थी कि सामान्य हित पर आधारित जो है वो सरकार होनी चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। जो आज के वर्तमान में जो सरकारें हैं उनका स्वरूप भी लोकतांत्रिक है, जनता के हितों के आधार पर है, जनता की इच्छाओं के आधार पे है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो यह जो इनके जो सिद्धांत हैं उसमें इन्होंने वैसे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन जो कि वर्तमान जो राज्य हैं उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो लोकतंत्र और जो जनता के हित और जनता की इच्छा के आधार पर जो सरकार के निर्माण की बात की है और लोक कल्याण की बात की है, सार्वजनिक हित की बात की है, ये जो है आज के जो संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक तरह से थ्योरी है। तो ये था रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत कि किस तरह से समझौता होता है प्राकृतिक अवस्था का। तो हमने देखा कि रूसो के जीवन परिचय के बारे में हमने देखा, उसके बाद हमने उनकी कृतियों के बारे में देखा, उनकी रचनाओं शैलियों के बारे में देखा, फिर हमने उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था उसके बारे में हमने चर्चा की और उसमें हमने प्राकृतिक अवस्था के बारे में पढ़ा, मानव स्वभाव के बारे में पढ़ा, समझौते के बारे में पढ़ा और समझौते के बाद जो राज्य जो उत्पन्न हुआ, राज्य का जो स्वरूप आया या समाज का जो स्वरूप आया उसकी क्या विशेषताएं थी उसको जाना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो
एक बात थी सामान्य इच्छा। ये सामान्य इच्छा क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी में क्या कमियां थी और इसकी क्या महत्ता है आज के परिप्रेक्ष्य में, इन सब बातों की चर्चा हमने आज के क्लास में की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। हम लोग अगले नेक्स्ट क्लासेस में उसको सॉल्व करेंगे। अगर आज का जो हमारा ये क्लास है यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द हम नए क्लास के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।